सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले फिल्म के बारे में। इस फिल्म का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी है शॉशैंक जेल की। इस जेल में हजारों कैदी हैं और सबकी अपनी अपनी अनोखी कहानियां हैं। जहां कुछ कैदी इस जेल को कैद खाना मानते हैं, वहीं कुछ कैदियों का ऐसा मानना है कि ये उनके लिए एक घर है। और जो लोग इस जेल को अपना घर मानते हैं, वो बहुत वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं और वो बाहर की दुनिया को बिल्कुल भुला चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एंड्री डुफ्रिन नाम के एक आदमी को देखते हैं और अभी ये अदालत में है और इस पे एक कार्यवाही की जा रही है कि इसने 2 लोगों का खून किया है और वो 2 लोग हैं इसकी पत्नी और इसकी पत्नी का प्रेमी। लेकिन एंडी कहता है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा। उसके दिल में ये ख्याल आया था कि वो अपनी पत्नी को मार दे, इसके लिए उसने बंदूक भी खरीदी थी। लेकिन जल्दी ही उसे ये बात महसूस हो गई कि वो अपनी पत्नी से अभी भी प्यार करता है, इसीलिए उसने उस बंदूक को एक नदी में फेंक दिया। फिर इस बात को सुनते ही वकील कहता है कि पिछले 3 दिनों से पुलिस ने उस पूरे नदी को छान मारा, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी बंदूक नहीं मिली। फिर उसके बाद ये वकील एंडी के खिलाफ बहुत सारे सबूत यहाँ पे पेश करता है, जिससे न्यायाधीश को ये बात माननी पड़ती है कि एंडी ने ही ये खून किया है, इसीलिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। फिर हमारे सामने दृश्य आता है शॉशैंक जेल का और यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एलिस बॉयड रेडिंग, जिसे सब रेड कह के बुलाते हैं और हम भी उसे रेड कह के बुलाने वाले हैं। और अभी रेड के पैरोल की सुनवाई होनी है, क्योंकि रेड बहुत ही छोटी सी उम्र में इस जेल में आया था और उसे यहाँ पे बहुत ही वक्त बीत चुका है, यानी कि एक अरसा बीत चुका है। और अब रेड का ये मानना है कि वो बिल्कुल बदल चुका है और अब वो किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। फिर उसकी कार्यवाही शुरू होती है और वहाँ बैठे लोग रेड से पूछते हैं कि हमें आखिर क्यों आपको यहाँ से रिहा करना चाहिए। और रेड वही घिसी पिटी बातें कहता है जैसे कि उसने रटा हो और उसका पेरोल एक बार फिर से रिजेक्ट हो जाता है। इससे पहले भी उसके पेरोल कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं। फिर जब रेड यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि नए कैदियों को लेकर के गाड़ी आ रही है और जब कैदियों को गाड़ी से उतारा जा रहा होता है तब ये सारे कैदी एक दूसरे से शर्त लगाते हैं और ये शर्त होता है कि आज रात में इनमें से कौन सा कैदी रोएगा और इसके लिए वो 2-2 सिगरेट्स की शर्त लगाते हैं। और रेड यहाँ पे एंडी पे दाव खेलता है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम है और वो बहुत ही अमीर घर का है, इसीलिए वो जल्दी टूट जाएगा। फिर सारे कैदियों को अंदर लेकर के जाया जाता है और उन्हें एक कतार में खड़ा करा दिया जाता है। तभी यहाँ पे आता है इस जेल का वार्डन, जिसका नाम है सैमुअल नॉर्टन। और नॉर्टन यहाँ पे सारे लोगों को बताता है कि अगर वो अनुशासन से रहेंगे तब उन्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बार उन्होंने अनुशासन को तोड़ा तब वो सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कितनी कड़ी सजा दी जाएगी। फिर इन्हें अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। फिर रात होती है और सारे के सारे कैदी चिल्लाने लगते हैं और वो नए कैदियों को डराने लगते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ा रहे होते हैं ताकि इनमें से कोई टूटे और फूट फूट के रोए। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फूट फूट के रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास अपने घर जाना है, और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वहाँ पे सारे गार्ड्स आते हैं और उस आदमी को इतना मारते हैं कि वो आदमी बेहोश हो जाता है। और ये सब देखने के बाद रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेड अपनी शर्त भी हार चुका है। इसीलिए अगले दिन उसे अपने एक साथी हेवुड को 2 सिगरेट्स देने पड़ते हैं। तभी हम एंडी को खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ पे एंडी की मुलाकात होती है ब्रुक्स हैटलैंड से। और ब्रुक्स बहुत दिनों से इस जेल में है। ब्रुक्स इस जेल में सन 1900 में आया था और अभी का वक्त है 1947 और ब्रुक्स इस जेल में बहुत ही खुश है, इसीलिए वो यहाँ पे लाइब्रेरियन का काम करता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी एक दिन पहुँचता है रेड के पास और वो रेड से कहता है कि मुझे पता चला है कि बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो तुम मंगवा सकते हो। और रेड कहता है कि हाँ मैं मंगवा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? और एंडी कहता है कि मुझे एक रॉक हैमर चाहिए, यानी कि हथौड़ा। फिर इस बात को सुनते ही रेड एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए? और एंडी कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है? और रेड कहता है कि अगर तुम कोई दंतमंजन या सिगरेट मंगवाते तब मुझे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तुम एक ऐसी चीज मंगवा रहे हो जो लोगों के लिए घातक हो सकती है। और एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ा तुम्हारे हाथ में आएगा उसके बाद तुम्हें अपने ही शब्दों पे हंसी आएगी कि वो घातक कैसे है। फिर रेड एंडी को कहता है कि कहीं तुम किसी को मारने वाले तो नहीं हो उस हथौड़े से? और एंडी कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है। और रेड कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। फिर वो कुछ लोगों को दिखाता है और कहता है कि हम उन्हें सिस्टर्स बुलाते हैं और उनकी बुरी नजर तुम पे है। और एंडी कहता है कि मैं समलैंगिक नहीं हूँ। फिर रेड कहता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी जोर जबरदस्ती से अपने हवस का शिकार बना लेते हैं। फिर रेड अगले दिन वो हथौड़ा मंगवा देता है और जब वो उस हथौड़े को देखता है तो उसे खुद हंसी आती है, क्योंकि यह हथौड़ा आकार में बहुत ही छोटा होता है और यह हथौड़ा जल्दी ही एंडी के पास भी पहुंच जाता है। और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी को लॉन्ड्री का काम मिलता है। और जब एक दिन एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तभी सिस्टर का गिरोह उसे पकड़ लेता है। एंडी उनसे बहुत लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं और अंत में वो एंडी के साथ दुष्कर्म कर ही देते हैं और एंडी को बहुत मारा होता है। और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और वो हमेशा ही एंडी के साथ दुष्कर्म करते रहते हैं और इसी तरीके से 2 साल का वक्त बीत जाता है और अब वक्त आ जाता है 1949 का।
और यहाँ पे सारे कैदियों के सामने इस बात की अनाउंसमेंट की जाती है कि छत की मरम्मत करवानी है और उसके लिए इन्हें 12 लोगों की जरूरत है और जितने भी लोग छत पे काम करना चाहते हैं वो सब अपना नाम एक पर्ची पे लिखें और उस पर्ची को एक डब्बे में डाल दें। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पता चलता है कि बहुत सारे लोग छत पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ही ज्यादा पर्चियां हो जाती हैं। तब जेल वाले लोग ये निश्चय करते हैं कि वो लॉटरी सिस्टम से सबका नाम निकालेंगे। लेकिन रेड यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो गार्ड्स को घूस देके अपने समूह के सारे लोगों का नाम निकलवा लेता है। लेकिन किस्मत से यहाँ पे एंडी का भी नाम निकल आता है और ये सारे लोग छत पे काम करने लगते हैं और इनकी जिम्मेवारी का काम मिलता है बीरॉन हेडली को, जो कि बहुत ही क्रूर है और वो कैदियों को बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है। और जब ये सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तब हेडली अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और कहता है कि अभी अभी मेरे भाई ने मेरे नाम पे $30,000 छोड़े हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पैसे सरकार ले लेगी, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। और इन सारी बातों को एंडी सुन लेता है और वो हेडली के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पे विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे साथ रहेगी। और इस बात को सुनते ही हेडली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एंडी को छत से फेंकने की धमकी देता है। तभी एंडी कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी तब तुम अपने सारे पैसे अपनी पत्नी के नाम पे जमा करवा सकते हो और तुम्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की योजना है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी के दौरान कभी भी $60,000 का उपहार दे सकता है और उस पे उसे किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और एंडी ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सारा का सारा काम फ्री में कर दूंगा, अगर तुम किसी वकील के पास जाओगे तो वो तुमसे बहुत सारे पैसे लेगा। और हेडली कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए, और एंडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला दो। फिर हेडली इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि एंडी कितना काबिल बैंकर था। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ बैठे सारे लोग बियर पी रहे हैं, लेकिन एंडी एक कोने में बैठा इन सबको देख रहा है और मन ही मन खुश हो रहा है। हेवुड उसे भी बियर देने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी कहता है कि उसने शराब छोड़ दी है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद रेड और उसके समूह के सारे लोग एंडी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी और रेड अच्छे दोस्त बनते जाते हैं। और रेड एक दिन एंडी से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा था, और एंडी कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। और इतना कहने के बाद वो रेड से भी पूछता है कि तुम यहाँ पे किस चीज के लिए हो, और वो कहता है खून के लिए। और फिर रेड ये भी कहता है लेकिन मैंने वो खून नहीं किया और मैं भी बेगुनाह हूँ तुम्हारी तरह। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि इस जेल के सारे लोग बेगुनाह हैं। फिर रात में जब सारे लोग फिल्म देख रहे होते हैं और ये सारे लोग रीटा हेवर्ड की फिल्म देख रहे होते हैं, तभी वहाँ एंडी आता है और वो रेड से आकर के कहता है कि उसे रीटा हेवर्ड की एक पोस्टर चाहिए। और इतना कहने के बाद एंडी जैसे इस कमरे से बाहर निकलता है, सिस्टर्स का ग्रुप इसे फिर से पकड़ लेता है और वो उसके साथ फिर से दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंडी इस बार उनसे लड़ने की कोशिश करता है और उन्हें धमकी भी देता है, क्योंकि वो सारे लोग कहते हैं कि आज वो उसके मुंह में कुछ डालेंगे। और एंडी कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे मुंह में कुछ भी डाला तो मैं उस चीज को काट दूंगा। और इस बात को सुनते ही वो लोग एक नुकीली चाकू निकालते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो हम तुम्हारे कान में इस नुकीले चाकू को डाल देंगे। और एंडी कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे कान में किसी चीज को डाला तब मेरा मुंह और भी तेजी से बंद होगा और मैं तुम्हारे लिंग के कई टुकड़े कर दूंगा। फिर इस बात को सुनते ही वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एंडी को बहुत पीटते हैं, लेकिन आज वो उसके साथ कुछ भी नहीं करते। लेकिन एंडी यहाँ पे इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन सिस्टर्स के ग्रुप के मुखिया को 1 सप्ताह के लिए एक अंधेरे तहखाने में डाल दिया जाता है। और 1 सप्ताह के बाद जब वो उस तहखाने से निकलता है तब हेडली उसे इतना मारता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। फिर 1 महीने बाद एंडी जेल में वापस आता है, तब उसे अपने बिस्तर पे रीटा हेवर्ड की तस्वीर मिलती है और ये एक वेलकम गिफ्ट होता है रेड की तरफ से। उसे इस पोस्टर के लिए कोई भी पैसे नहीं चाहिए। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन वार्डन आता है एंडी के कमरे में और उसके साथ हेडली भी होता है। हेडली पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है, क्योंकि इस जेल का नियम यही है। थोड़े थोड़े समय के बाद सारे कैदियों की सेल की चेकिंग की जाती है कि कहीं उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं छुपा रखा है जो कि घातक हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी इन्हें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तभी वार्डन की नजर पड़ती है रीटा हेवर्ड के पोस्टर पे और इसे देखते ही वार्डन कहता है कि मैंने तो इसकी अनुमति नहीं दी। और इतना कहने के बाद वार्डन हंसता है और कहता है कि कोई बात नहीं, दरअसल वार्डन यहाँ पे एंडी को देखने आया था, क्योंकि हेडली ने उसे बताया है कि एंडी कितना काम का आदमी है। तभी वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है और उसे देखने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो बाइबल के बारे में कुछ सवाल करने लगता है एंडी से। और वार्डन बताता है कि उसकी सबसे फेवरेट लाइन कौन सी है बाइबल से, और एंडी उसे एग्जैक्ट बता देता है कि ये लाइन कौन से पेज के कौन से पन्ने पे है। और यहाँ पे वार्डन एंडी से बहुत प्रभावित होता है और यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन वार्डन एंडी को बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी को लॉन्ड्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसीलिए अब मैं तुम्हें लाइब्रेरी का काम सौंप रहा हूँ।
फिर एंडी को लाइब्रेरी में देख के ब्रुक्स बहुत खुश होता है। तभी हेडली वहाँ पे एक और गार्ड को लेके आता है और वो उसे एंडी से मिलवाता है और वो गार्ड भी अपनी कुछ परेशानी लेकर के आया होता है एंडी के पास और एंडी उसकी परेशानियों को बहुत ही जल्दी खत्म करवा देता है और धीरे धीरे एंडी की काबिलियत की बात हर जगह फैलती जाती है और देखते ही देखते एंडी के पास लोगों की लाइन लगने लगती है और सारे लोग उससे अपना काम करवाते हैं और एंडी के पास इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है कि उसे अब एक असिस्टेंट रखना पड़ता है। फिर रेड उसके असिस्टेंट का काम करता है। इसी बीच एंडी देखता है कि लाइब्रेरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं आता और कोई यहाँ की किताबें भी नहीं पढ़ता। फिर वो वार्डन के पास जाता है और कहता है कि हमें और भी फंड की जरूरत है लाइब्रेरी के लिए और वार्डन कहता है कि सरकार ने बहुत पहले पैसे देने बंद कर दिए हैं लाइब्रेरी के लिए और एंडी कहता है कि मैं सरकार को खत लिखना चाहता हूँ और वार्डन कहता है कि ठीक है, अगर तुम खत लिखना चाहते हो तो लिखो, मैं उन्हें भिजवा दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी हमेशा ही सरकार को खत लिखता है। इसी बीच एक दिन एंडी को पता चलता है कि ब्रुक्स ने हेवुड के गले पे एक चाकू रख दिया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी एंडी और रेड वहाँ पे जाते हैं और वो उसे समझाते हैं। फिर वो हेवुड को छोड़ देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सरकार ने निश्चय किया है कि वो ब्रुक्स को रिहा कर रहे हैं और ब्रुक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि ब्रुक्स इस जेल में पिछले 50 साल से है और वो बिल्कुल ही भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है और बाहर की दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। लेकिन ब्रुक्स को ना चाहते हुए भी इस जेल से बाहर निकलना पड़ता है और ब्रुक्स यहाँ से बाहर चला जाता है और वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वो जेल में वापस आना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि वो कोई क्राइम करे जिसके लिए उसे जेल में वापस डाल दिया जाए, लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता और वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताता जाता है। लेकिन उसकी हर रोज की जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी होती है। फिर एक दिन वो सारी चीजों से तंग आ जाता है और वो खुदकुशी कर लेता है और मरने से पहले उसने जेल के नाम पे एक खत लिखा होता है जिसे रेड पढ़ता है और पढ़ने के बाद सारे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी एक दिन एंडी को बताया जाता है कि सरकार ने उसके खत का जवाब दिया है और सरकार ने उसे $200 का चेक भेजा है और उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें और लाइब्रेरी की चीजें भेजी हैं और सरकार ने खत में ये भी लिखा होता है कि अब हमें दोबारा खत मत लिखना। फिर जब एंडी इन सारी लाइब्रेरी की चीजों को चेक कर रहा होता है तभी उसे यहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है और इसे देखते ही एंडी खुश हो जाता है और उसके बाद वो इसमें एक गाना बजाता है और जेल का माइक ला करके इस म्यूजिक प्लेयर के पास रख देता है ताकि सारे कैदी इस गाने को सुन सके और सारे कैदी इस गाने को सुन के बहुत खुश होते हैं। तभी वार्डन बाहर आ जाता है और वो कहता है कि अभी के अभी इस गाने को बंद करो, लेकिन एंडी इस गाने को बंद नहीं करता और ये गाना बजते ही जाता है। तभी अंत में दरवाजा तोड़ के वो लोग एंडी को पकड़ लेते हैं और वो उसे सजा भी देते हैं, लेकिन एंडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि उसने कैदियों को थोड़ी देर के लिए सुकून दिया है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी को इस जेल में 10 साल हो जाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए और भी ज्यादा फंड्स आने लगते हैं और एंडी इस लाइब्रेरी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इस लाइब्रेरी में बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही नई नई किताबें होती हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम भी होता है जिससे कैदी गाना सुन सकते हैं। इसीलिए लोग इस लाइब्रेरी को जेल की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी का नाम देते हैं। तभी जेल में एक और अनाउंसमेंट होती है कि अब यहाँ के कैदियों को बाहर काम करवाने के लिए लेकर के जाया जाएगा और कैदी भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं कि उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा और ये काम चलते जाता है। लेकिन इस काम से सबसे ज्यादा फायदा होता है वार्डन को और वार्डन बहुत सारे पैसे बनाने लगता है इस काम से, लेकिन वो सारा का सारा काला धन होता है और उस काले धन को सफेद में बदलने की जिम्मेवारी होती है एंडी की और वार्डन ऐसे ही बहुत सारे पैसे बनाता जाता है। तभी एक दिन रेड एंडी से सवाल पूछता है कि तुम वार्डन के सारे पैसों को सफेद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वार्डन किसी दिन पकड़ा नहीं जाएगा? तब एंडी उसे पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि मैंने वार्डन के काम में वार्डन का एक पार्टनर बनाया है, लेकिन वो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कागज में जिंदा है, असली दुनिया में उसका कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन हमने पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो कागजों में जिंदा है और ये सारे के सारे पैसे उसी के नाम पे जमा होते हैं। तो अगर किसी दिन पुलिस ने इसे पकड़ा तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे होंगे जो कि है ही नहीं और इसीलिए कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। और इस बात को सुन के रेड बहुत ही हंसता है। तभी इस जेल में एक और कैदियों की गाड़ी आती है और बहुत सारे नए कैदी आते हैं इस जेल में, लेकिन इन्हीं कैदियों के बीच एक खास लड़का होता है जिसका नाम होता है टॉमी विलियम्स। टॉमी बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है, इसीलिए सारे लोगों से उसकी दोस्ती बहुत ही जल्दी हो जाती है और हमें पता चलता है कि टॉमी की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है। और जब एक दिन वो सारे लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है तब वो सबको बताता है कि वो बहुत दिनों से चोरी कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ के बहुत सारे जेल में गया है और इस बार भी वो चोरी की वजह से ही पकड़ा गया है। तभी इन सारी बातों को सुन के एंडी कहता है कि अगर तुम बार बार चोरी करने के बाद पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस काम को छोड़ देना चाहिए। और टॉमी को ये बात पसंद आती है और वो अगले दिन पहुंचता है एंडी के पास और एंडी को कहता है कि मैं सारे बुरे काम छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और एंडी कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर एंडी टॉमी को पढ़ाना शुरू करता है और वो टॉमी को बहुत ही मन से पढ़ाता है और टॉमी भी बहुत ही तेजी से सारी चीजों को सीख रहा होता है और धीरे धीरे टॉमी बहुत सारी चीजें सीख जाता है। वो अच्छा पढ़ने लगता है और वो अच्छे से लिखने लगता है।
तब एंडी डिसाइड करता है कि वो उसका एग्जाम लेगा और वो इसके पेपर्स को बोर्ड के पास भेजेगा ताकि इसको डिग्री मिल सके। लेकिन जब टॉमी का एग्जाम शुरू होता है तो क्वेश्चन सोल्व करते करते टॉमी एकदम पागल सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब तक सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। और इतना कहने के बाद वो आंसर शीट को डस्टबिन में फेंक देता है और यहाँ से चला जाता है। तभी एंडी उन आंसर शीट को उठा लेता है। फिर टॉमी पहुंचता है रेड के पास और उसे सारी बातें बताता है और वो रेड से पूछता है कि एंडी जेल में क्यों है। तब रेड उसे बताता है कि अपनी पत्नी के खून के लिए। लेकिन जेल में आने से पहले एंडी की लाइफ बहुत ही अच्छी थी। वो एक बहुत ही कामयाब बैंकर था, लेकिन उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चलने लगा और उसके बाद उन दोनों का कत्ल हो गया और अदालत ने एंडी को दोषी माना और उसे यहाँ भेज दिया। फिर इस बात को सुनते ही टॉमी बहुत चक्का रह जाता है और एंडी को बुलाता है और कहता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था और वहाँ मुझे एक मुजरिम मिला और वो अपनी कहानियां सुनाने लगा और उसने बताया कि जब वो एक घर में चोरी कर रहा था तभी वहाँ का मालिक उसे मारने लगा और उस आदमी को गुस्सा आ गया, इसीलिए उस आदमी ने उसे भी मार दिया और उसकी पत्नी को भी मार दिया। लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसे पता चला कि वो घर उसका नहीं था और न ही वो औरत उसकी पत्नी थी जिसे उसने मारा, बल्कि वो औरत एक बैंकर की पत्नी थी और सरकार ने उस बैंकर को जेल में डाल दिया उन दोनों के कत्ल के इल्जाम में। और इस बात को सुनते ही एंडी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पहुंचता है वार्डन के पास और उसे पूरी बात बताता है। लेकिन वार्डन इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि जेल में ऐसी कहानियां हमें रोज सुनने को मिलती हैं और वो बिल्कुल भी एंडी की बातों का विश्वास नहीं करता। और वार्डन ऐसा इसलिए करता है कि अगर एंडी बाहर चला गया तो उसका सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा और शायद इसके सारे पैसे भी पकड़े जाएं। और वार्डन की बातों को सुनने के बाद एंडी भी इस बात को समझ जाता है और वो वार्डन से कहता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया फिर भी ये तुम्हारा राज राज ही रहेगा। लेकिन वार्डन फिर भी इस बात को नहीं मानता और इसे देखने के बाद एंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इसने इस आदमी की इतनी मदद की है फिर भी ये इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए एंडी वार्डन को गाली दे देता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए अंधेरे तहखाने में बंद कर दो और उसे 1 महीने के लिए बंद भी कर दिया जाता है। तभी टॉमी के नाम पे एक खत आता है और जब सारे लोग उस खत को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टॉमी पास हो गया है, यानी कि एंडी ने उसके आंसर शीट को पोस्ट कर दिया था। और इन सारी चीजों को देखने के बाद टॉमी बहुत ही खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि वार्डन उसे बुला रहा है। फिर टॉमी को जेल से बाहर लेकर के जाया जाता है और वहाँ पे वार्डन उससे पूछता है कि तुमने एंडी को जितनी भी बातें बताई हैं क्या वो सारी बातें सच हैं? और टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल सच है। और वार्डन पूछता है कि अगर मैं तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए कहूँ तो क्या तुम गवाही दोगे? और टॉमी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल गवाही दूंगा। और इस बात को सुनते ही वार्डन हेडली की तरफ इशारा करता है और हेडली टॉमी को गोली मार देता है। और इसका मतलब ये है कि वार्डन चाहता ही नहीं कि एंडी कभी बाहर जाए और उसका राज राज बना रहे। और टॉमी को मारने के बाद ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं कि टॉमी इस जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इन लोगों ने उसे जेल से बाहर बुलाया था। फिर वार्डन पहुंचता है एंडी के पास और उसे सारी बातें बताता है कि टॉमी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और मजबूरन हमें उसे गोली मारना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद एंडी समझ जाता है कि वार्डन ने ही उसे मारा है और उसे ये बात पता चल चुकी है कि वार्डन कितना वाहियात आदमी है। इसीलिए वार्डन को कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हें अपना काम जिससे करवाना है तुम उससे करवा लो। और वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा वरना इस जेल को मैं नर्क बना दूंगा तुम्हारे लिए। और इतना कहने के बाद वार्डन यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो अपने आदमियों से कहता है कि एंडी को यहाँ पे 1 महीने के लिए और रखो ताकि उसे सोचने का और भी समय मिल सके। लेकिन ये अंधेरा तहखाना बहुत ही खराब जगह है, यहाँ पे 1 दिन 1 वर्ष के समान है और एंडी को अब दूसरा महीना भी यहीं पे गुजारना पड़ेगा। और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और पूरे जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं है और वो पिछले 20 साल से यहाँ पे सजा काट रहा है। तभी हम एंडी को देखते हैं जो कि आजाद हो गया है और एक दिन वो रेड के पास बैठ के कहता है कि अगर मैं कभी यहाँ से आजाद हो गया तो मैं मेक्सिको जाऊंगा और वहाँ पे बीच पे एक अपनी छोटी सी होटल खोलूंगा और मैं अपने पास कुछ नाव भी रखूंगा जिस नाव में मैं टूरिस्ट को घुमाऊंगा और कभी कभी मछलियाँ भी पकड़ा करूंगा। लेकिन मुझे वहाँ पे एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे लिए बाहर से सामान लाया करे। और एंडी का इशारा यहाँ पे होता है रेड की तरफ। फिर एंडी रेड से कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या कभी यहाँ से आजाद हो पाओगे? और रेड कहता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया फिर भी मैं यहीं पे मौजूद रहूंगा क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मेरी आंखें बाहर का नजारा देख नहीं पाएंगी क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन इसी 4 दीवारी के अंदर बिताया है और अब मैं भूल चुका हूँ कि इस 4 दीवारी के बाहर जिंदगी कैसी है। और रेड एंडी से कहता है कि तुम भी होश में आओ और मेक्सिको के बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि वो एक सपना है और अगर कोई चीज हकीकत है तो वो ये जेल है। और रेड ये भी कहता है कि उम्मीद बहुत ही बुरी चीज है। और अब एंडी यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते रेड से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? और रेड कहता है कि हाँ बिल्कुल करूंगा। फिर वो रेड को एक पता बताता है और कहता है कि इस पते पे जाना, यहाँ पे एक खूबसूरत सा पेड़ है और उसी के नीचे एक दीवार है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को शादी के लिए पूछा था और उसने हाँ कह दिया था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ हसीन लम्हे बिताए
उसी पेड़ के पास जो दीवार है वहाँ पे तुम्हें एक अनोखा पत्थर मिलेगा और उसी पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि रिहा होने के बाद तुम वहाँ जाओ और जा करके देखो कि उस पत्थर के नीचे क्या है। फिर इतना कहने के बाद एंडी यहाँ से चला जाता है। फिर जब सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो सारे के सारे एंडी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एंडी आजकल बहुत ही बदला बदला सा लगता है और वो किसी से बात नहीं करता है और वो हमेशा ही परेशान नजर आता है। तभी हेवुड कहता है कि एंडी ने आज मुझसे रस्सी मांगी और मैंने उसे रस्सी दे भी दिया। और ये सुनने के बाद रेड के होश उड़ जाते हैं। तभी हम एंडी को देखते हैं जो कि वार्डन के पास काम कर रहा है और काम करने के बाद वो वार्डन की सारी डायरी वगैरह एक तिजोरी में रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वार्डन उसे अपने जूते देता है और कहता है कि कल सुबह तक ये चमकना चाहिए। और इतना कहने के बाद वार्डन वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है, सारे लोग सोने लगते हैं, लेकिन आज रेड को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे लगता है कि आज एंडी जरूर कुछ कर लेगा क्योंकि उसने एक रस्सी भी मांगी है। फिर रात बीतती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सारे लोगों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सारे लोग बाहर भी आने लगते हैं, लेकिन रेड की नजर होती है एंडी के दरवाजे पे और एंडी बाहर नहीं आता है। और रेड इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वहाँ का एक गार्ड बहुत ही गुस्से में जाता है एंडी के सेल की तरफ। और यहाँ आते ही गार्ड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि एंडी यहाँ से गायब है। तभी हम वार्डन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आता है और अपने जूते का डब्बा खोलता है, जिस जूते को उसने एंडी को पॉलिश करने के लिए दिया था। और वो जैसे ही डब्बा खोलता है देखता है कि इसके अंदर एंडी के जूते हैं और उसके जूते गायब हैं। तभी उसे पता चलता है कि एंडी जेल से गायब हो चुका है और वो एंडी के सेल में पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ पे एंडी सच में नहीं है। फिर वो कहता है कि जाओ और रेड को पकड़ करके लाओ क्योंकि वो हमेशा ही एंडी के साथ रहता था। और रेड के आते ही वार्डन उससे पूछता है कि एंडी कहाँ है और रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। इस बात को सुन के वार्डन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर कहाँ गया एंडी? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? और इतना कहने के बाद वार्डन वहाँ पड़ी पत्थर उठाता है और वो उन पत्थरों को रेड और अपने गार्ड्स पे फेंकने लगता है। और तभी वो एक पत्थर उठा करके फेंकता है उस पोस्टर पे जो पोस्टर इस कमरे में लगा है। तभी ये लोग देखते हैं कि वो पत्थर उस पोस्टर के अंदर चला गया और उस पोस्टर में एक बड़ा सा छेद हो गया है। और इस चीज को देख के ये सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब ये लोग उस पोस्टर को फाड़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस पोस्टर के अंदर एक बहुत ही बड़ी सुरंग बनी हुई है। और इसे देखने के बाद सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। और जल्दी ही वार्डन बाहर एक टीम भेजता है कि वो एंडी को ढूंढ सके, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें एंडी नहीं मिलता, बल्कि उन्हें मिलते हैं सिर्फ एंडी के कपड़े और उसका छोटा सा हथौड़ा। ये वही हथौड़ा है जिससे एंडी ने पिछले 20 साल में इस सुरंग को बनाया है। फिर हमें यहाँ पे एंडी की पूरी योजना देखने को मिलती है। जिस रात एंडी यहाँ से भागा था उस रात उसने वार्डन की वो डायरी चुरा ली जिसमें उसके सारे पैसों का हिसाब है और उसने उस डायरी के जगह पे अपनी बाइबल को रख दिया था। और वार्डन को लगा कि हर रोज की तरह उसने सारी की सारी चीजों को तिजोरी में रख दिया, लेकिन वार्डन के जाने के बाद एंडी ने वार्डन के कपड़े पहने और उसके ऊपर से अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने वार्डन का जूता लिया और अपने सेल में पहुंच गया। और जैसे ही रात हुई वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन भागने से पहले उसने वार्डन के कपड़े और जूतों को एक पॉलिथीन में संभाल के रखा ताकि वो गंदे ना हो। फिर उस पॉलिथीन को अपने पैर में बांध लिया एक रस्सी की मदद से, जो रस्सी उसे हेवुड ने दिया था। और वो पहले इस सुरंग से निकला, फिर उसने गटर की पाइप तोड़ी और पाइप तोड़ने की आवाज लोगों को इसलिए सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि उस समय बिजलियां चमक रही थी। और फिर वो उस गटर की पाइप के अंदर घुस करके यहाँ से बाहर निकलने लगा। ये गटर की पाइप बहुत ही लंबी होती है, इसकी लंबाई होती है 500 गज, यानी कि 5 फुटबॉल ग्राउंड के जितना। लेकिन एंडी इस गटर के पाइप को पार करता है और उसके बाद बाहर पहुँचता है। फिर खुली हवा में नदी के नीचे नहाता है। फिर वो उन साफ कपड़े और जूतों को पहनता है और अगले दिन पहुंचता है दर्जनों बैंकों में जहां पे वार्डन के सारे पैसे जमा हैं। और एंडी उन सारे पैसों को निकाल लेता है क्योंकि उसके पास सबूत है, क्योंकि वार्डन ने जिस आदमी को अपना पार्टनर बना के सारे पैसे उसके नाम पे रखे हैं उसी आदमी की आईडी का इस्तेमाल करता है एंडी। और इस गुमनाम आदमी का हस्ताक्षर भी एंडी ही किया करता था, इसीलिए एंडी को इन पैसों को निकालने में कोई भी समस्या नहीं होती। और आज एंडी निकालता है $3,70,000, यानी कि वार्डन के सारे पैसे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंडी इस चीज की वर्षों से प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए उसने एक गुमनाम आदमी को वार्डन का पार्टनर बनाया। लेकिन एंडी का मन यहाँ पे सिर्फ पैसे लेकर के ही नहीं भरता। पैसे लेने के बाद वो सारे सबूतों को एक मीडिया के पास भेज देता है ताकि वार्डन इस केस में बुरी तरीके से फंस जाए। और ऐसा ही होता है। अगले दिन के अखबार में मीडिया वाले इस खबर को छाप देते हैं। और जब पुलिस वार्डन को पकड़ने के लिए जाती है तभी वार्डन तिजोरी खोल के देखता है और उसे अंदर एक बाइबल मिलता है। और बाइबल देखते ही वो समझ जाता है कि आखिर एंडी ने उसके साथ क्या किया है। और वो जैसे ही बाइबल को खोलता है उसके अंदर उसे एंडी का संदेश मिलता है और उसके साथ साथ हथौड़ी के आकार की पट्टियां कटी होती हैं, यानी कि एंडी हथौड़े को हमेशा ही इस बाइबल में छुपाता था। तभी वार्डन देखता है कि यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच चुके हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। और इससे वो बौखला जाता है और फिर अपने आप को गोली मार लेता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद रेड की फिर से पेरोल वाली इंटरव्यू होती है और उससे फिर से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है हमें आपको क्यों आजाद करना चाहिए। और आज रेड अपने दिल से जवाब देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप लोगों को मुझे क्यों आजाद करना चाहिए, क्योंकि मुझे आजादी का मतलब ही नहीं पता। मैं भूल चुका हूँ कि यहाँ से बाहर की दुनिया कैसी है।
और ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ के कमेटी के लोग इसके पेरोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे आजाद कर दिया जाता है। फिर रेड बाहर जाकर के नौकरी करने लगता है, लेकिन बाहर की दुनिया में इसका दम घुटता है और ये बार बार सोचता है कि ये फिर से कोई क्राइम कर दे और इसे जेल में वापस भेज दिया जाए। और रेड खुदकुशी करने की भी सोचता है। तभी उसे याद आता है कि एंडी ने उसे एक एड्रेस बताया था और वहाँ जाने के लिए कहा था। फिर एंडी यहाँ से निकल पड़ता है उस जगह के लिए। वो उस जगह पे पहुँचता है और उसे वो पत्थर मिल भी जाता है और वो जैसे ही पत्थर हटाता है उसे अंदर एक डब्बा मिलता है और उस डब्बे के अंदर 2 लिफाफे होते हैं। एक लिफाफे के अंदर पैसे होते हैं और दूसरे में एक खत होता है और खत में एंडी ने लिखा होता है कि वो उसी जगह पे इसका इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में उसने जेल में बताया था। और इस खत को पढ़ते ही रेड यहाँ से निकल पड़ता है मैक्सिको के लिए। और रास्ते में जाते समय रेड कहता है कि वो अपनी जिंदगी का दूसरा गुनाह कर रहा है। पहला गुनाह उसने खून किया था और दूसरा गुनाह वो कर रहा है कि पेरोल के नियमों को तोड़ रहा है और वो शहर से बाहर जा रहा है। और थोड़े ही समय के बाद रेड पहुंच जाता है एंडी के पास और वो देखता है कि एंडी बीच के किनारे एक नाव पे बैठ के उस नाव की मरम्मत कर रहा है। और एंडी जैसे ही रेड को देखता है वो बहुत ही खुश होता है और वो रेड से कहता है कि उम्मीद बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म जिंदगी जीने का असली मतलब बताती है और हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपनी जिंदगी को हमेशा एक नया मकसद देते रहना चाहिए। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।